नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार मैक्स टीवी न्यूज़ में। आज आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अस्तित्व और व्यक्तित्व। अस्तित्व क्या है, व्यक्तित्व क्या है, ये समझना और समझाना बहुत ज़रूरी है। वो भी सटीक उदाहरण के साथ। हम जन्म तो ले लेते हैं, लेकिन हमें जीवन में क्या करना, हमारा उद्देश्य क्या है, जो हमारा व्यक्तित्व है, क्या जो हमारा अस्तित्व है और जो हमारा व्यक्तित्व है, क्या एक दूसरे से मेल खाता है? क्या हम अपने अस्तित्व के साथ ईमानदारी करते हुए अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर पाते हैं? तो यही सब आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे और रूबरू कराएंगे ऐसी खास शख्सियत से। राजधानी दिल्ली में उनका भव्य स्वागत हुआ है। एक वाहन लेकर के चल रहे जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया है। ज़्यादा समय न लेते हुए परिचय करवाने जा रहे हैं, और परिचय कराने से पूर्व आपको एक बात और विनम्रता से आग्रह करते हैं कि एक एक शब्द को गौर से सुनिएगा। ये सबके काम आने वाली विषय है, जिससे कि आपका, आपकी संतान का कल्याण हो सके। आपके जीवन में जो भी आपने सोचा है वो आप करें, समाज के लिए जिए। तो ऐसे एक चेहरा जो अब समाज के लिए जीता है, समाज के लिए लड़ता है, आज राजधानी दिल्ली में है। और राजधानी दिल्ली में सबका स्वागत है, क्योंकि दिल्ली एक ऐसा स्थल है, ऐसा स्थान है जिसकी कोई नहीं सुनता, वो दिल्ली में आके सुनाता है। चाहे वो पीड़ा हो, समस्या हो, चाहे वो पुकार हो। नमस्कार श्रीमान जी, स्वागत है आपका दिल्ली में। इससे पहले कि हम वार्ता करें, हम चाहते हैं कि आप अपना परिचय अपने ही शब्दों में हमारे दर्शकों तक दें। सभी दर्शकों को जय भीम। मैं लक्ष्मण माने। लक्ष्मण माने जी। अब आप लक्ष्मण माने जी बोल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन हम कैसे जी रहे थे? हम जी नहीं रहते, हम राव नहीं रहते, हम पंत भी नहीं रहते। अब सामान्य स्थिति में मेरा जन्म हुआ, तो आपको सबको मालूम रहेगा कि रास्ते के बगल में जो लोग रहते हैं, रेलवे के प्लेटफॉर्म के नज़दीक जो लोग रहते हैं या बस स्टेशन के नज़दीक जो लोग रहते हैं शहरों में, और रूरल एरिया में, ग्रामीण भाग में, ये लोग जहाँ पे सुबह लोटा लेकर लोग जाते हैं, उसको मराठी में आगंदारी बोलते हैं। आगंदारी। हाँ, अभी जहाँ लोग लोटा लेकर शौचालय के जाते हैं, तो वो तो शौचालय जहाँ रहता है वो देहातों में एक ऐसी जगह रहती है, गांव के बाहर, गांव के बाहर अस्पृश्यों की वस्ती रहती है, उसके बाजू में ये आगंदारी रहती है। उसमें रहने वाला एक परिवार जो गधों के पीछे अपना सामान उसके पीठ पे डालकर हर तीसरे दिन गांव बदलता घूमता रहता है। मतलब उस समाज से या घुमंतु, जिनको घुमंतु समाज बोलते हैं हिंदी में, मराठी में उसके बटकिया जमाती बोलते हैं, उस समाज में मेरा जन्म हुआ। मेरे माता पिता टोकरियां बनाते थे, तो हम लोग बास्केट मेकर है। मेरी कम्युनिटी वैसे तो तमिलनाडु से आई। मेरे घर में जो भाषा हम लोग बोलते हैं वो तमिल है, और हम तमिलनाडु से यहाँ कैसा आ गया, ऐसा आप पूछेंगे कोई से? पूरी यात्रा आपकी हम समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। जैसे हमें पता चला आप घुमंतु समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी पीड़ा है कुछ। चलो पीड़ाओं के बारे में बात करेंगे, जो आपका जीवन है आप, बातें मैं हाँ सारी आज जानना चाहते हैं, सब कुछ सब कुछ सब कुछ। आपको मैं बताता हूँ। जी। तभी तो मेरे पिताजी के दिमाग में ये आ गया कि इसको स्कूल में डालना है आपको। हाँ। तब तक तो मैं गधों के पीछे जाता था, काम करके गधे आते थे, गधों को छोड़ दिया तो गधों को रखना पड़ता था, तो गधों के पीछे मैं जाता था। मेरा बालपन बहुत गधों के पीछे गया, गधों के ही साथ में मैं बड़ा होता गया। और एक गांव से दूसरे गांव जाने का तो हुआ उन्नो विलेज। हमारा कोई गांव नहीं, हमारा कोई नाम भी नहीं। अलग अलग राज्यों में हमको अलग अलग नाम से पहचानते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट को जब ये हम लोगों को पहले तमिलनाडु से लाया, तो 1857 जो में लड़ाई हुई ब्रिटिशों के साथ में, उसमें हमारे लोगों ने बहुत बड़ा हिस्सा लिया, ट्राइबल ने। लेकिन इसका इतिहास किसी ने नहीं लिखा, क्योंकि लिखने का और पढ़ने का काम ये
जंगलों में रहने वाले लोग नहीं करते थे, तो उसका इतिहास नहीं लिखा गया। तो इसलिए वो गुमनामी में रहे आप। या तो इनविजिबल है, हम लोग है इनविजिबल है, कोई देखता नहीं है, कोई को किसी को देख के भी हम नहीं देखा है ऐसा करके निकल जा सकते हैं, क्योंकि हमको ये लोग हैं जो सवर्ण लोग रहे, गांव के लोग रहे, ये लोग हमको इंसान नहीं मानते, हमारा मनुष्यत्व ही नहीं मानते। तो ये ठीक है, आ जाते थे जिस तरह से जानवर आ जाते हैं उस तरह से हम लोग आ जाते हैं, 2 दिन रहते निकल जाते हैं, कोई उसका रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड उसका किया, हम लोगों को, जिन्होंने ब्रिटिशों को परास्त किया 1857 में, जी। उन्हीं के लिए 1860 में शस्त्रास्त्र बंदी का कायदा आ गया और वेपन्स नजदीक रखना ये बंदी हो गई। तो भी नहीं डरते थे करके 1871 को क्रिमिनल ट्राइब एक्ट आ गया और उस एक्ट के मुताबिक हम सब लोगों को पकड़ के सेटलमेंट में डाल दिया। इस सेटलमेंट मीन्स व्हाट, वो 3 तारान का कंपाउंड रहता था, ये जो वायर बाइंडिंग रहती है उसका कंपाउंड रहता था। तो पहला कंपाउंड जो रहता, पहला राउंड, उसमें रेड बेल्ट के लोग रहते थे, दे आर वेरी डेंजर, दूसरा ब्रिटिशों के लिए डेंजर थे। दूसरा रहता तो पीला रहता था, पीला कलर वाले, और तीसरा रहता था तो ग्रीन कलर वाले। तो अगर आदमी उसके बर्ताव में सुधार ना आ गई तो उठाते थे उसको, पीले बेल्ट में रखते थे, पीले बेल्ट में रखने के बाद सुधार गया तो हरे बेल्ट में रखते ये थे, उस समय की प्रक्रिया थी उनकी। हीरे रखते थे। और हरे बेल्ट में वो अच्छा रहा तो फिर फ्री कॉलोनी में रखते थे। 300 साल पहले की बात होगी, 300-400 पहले साल पहले। 1871 के बाद हाँ में, हाँ। अभी तो किसे तो माने 200 साहब, माने साहब, प्रश्न ये 150 उठता साल, है, हाँ, 150 साल हो गए, मैं 150 बताता साल। हूँ, इसी वर्ष उसको 150 साल हो रहे हैं। तो माने साहब, अब प्रश्न ये उठता है, हम 2023 में हैं, या, आपकी पीढ़ी भी होगी इसी घुमंतू समाज से जिससे आप आते हैं, और जो डिजिटल इंडिया है, टेक्नोलॉजी आ चुकी है, सब कुछ हो चुका है, तो आपका जो ये समाज है, घुमंतू समाज है, क्या आपको लगता है ये अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी से अछूता है? आज के युग में जो लोकतांत्रिक देश है हमारा, जो समाज है, वो आपकी समस्याओं से, पीड़ाओं से वो अनजान है? क्या है, हो गया ऐसा जो आप अरे इतना भाई, अछूते मैं रह यही गए? बात कर रहा हूँ कि हमारी मनुष्यता ही सिद्ध नहीं होती है, तो वेयर आर वोटर, हम कहाँ वोटर है? हम अब वोटर वोटर, ही नहीं है। हम वोटर नहीं है, हमारे पास आईडी कार्ड नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है ना। तुम्हारा तलाठी आ जाता है या तहसील के लोग आते हैं, गवर्नमेंट के कोई लोग, वहाँ क्यों आएंगे और उनकी गिनती करेंगे? तो सेंसस में हम लोग आते नहीं, सेंसस हमारा होता नहीं, हम लोग आज भी मतदार नहीं है, जहाँ है वहाँ वोटिंग करते हैं। महाराष्ट्र जैसा जहाँ जागृति है उस जगह पे हमने मूवमेंट चलाई, वोटर का नाम डालने की मूवमेंट चलाई, अच्छा। और उसकी वजह तो उसके मुताबिक हम लोगों को वोटिंग का राइट हमने अपने कर्तव्य बारी से लिया है। ब्रिटिश, ये तुम्हारा इंडिया, अरे ब्रिटिश बहुत अच्छे थे यार, बहुत अच्छे थे लोग, ये लोग इतने खराब है, इतने गंदे हैं कि इनके दिमाग में वो मनु का राज्य है। तो ये जितने भी शूद्र है, अतिशूद्र है, स्त्रियां है, इन सभी लोगों को ये मनुष्य ही नहीं मानते। इनके ख्याल में ये सब है, ये जो है रॉ मटेरियल है, यूज करो और फेंक दो, तो आज इस तरह की। डिजिटल इंडिया में 2021 में जहाँ पर आज की पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो तो भेदभाव, जातिगत, इसमें धर्म अरे का छोड़ो ये यार भेदभाव करते ही नहीं नहीं नहीं, है। अरे छोड़ो यार, ये बकवास की बात है। अच्छा। हमको मालूम है ना, हमको दर्द है ना, हमको मालूम है ना कौन क्या करता है और कौन नहीं क्या करता हमारे है। साहब तो मेरे को एक बात बताओ, जी। जिसके पीछे बड़ी जात नहीं है और जिसके बाप के पास पैसा नहीं है, क्या वो पॉलिटिक्स में आ सकता है? वो असंभव। चाहे ब्राह्मण हो, असंभव। असंभव है ना। तो फिर हम कहाँ से आ जाएंगे? हम तो सबसे पीछे छूटे हुए लोग हैं, हमारा एक भी प्रतिनिधि ना पार्लियामेंट में है, ना विधानसभा में है, ना ग्राम पंचायत में है। तो टोटल आपकी संख्या कितनी है, आपकी जो जो 12 करोड़ से ज्यादा है, 12 करोड़? 12 करोड़ से ज्यादा है। गवर्नमेंट को हम हर बार बताते हैं कि हमारा सेंसस और करो, दिल्ली के हर राज्य में आप हैं? या हर राज्य में हम लोग हैं। दिल्ली में कितने होंगे? दिल्ली में भी कम से कम 25-30 लाख तो मिनिमम रहेंगे, मिनिमम 25-30 लाख, उनसे कम ज्यादा से कम या 25-30 लाख। 3 सेटलमेंट है यहाँ पे, एक कस्तूरबा नगर में है, उस जी। तरह के 3 सेटलमेंट है। तो उनकी पॉपुलेशन एक एक सेटलमेंट में 5-5 लाख लोगों की है, और ये पूरे पाकिस्तान से आए हुए हैं।
उस जमाने में, उस जमाने में। उस जमाने में 48 में पाकिस्तान से आए हुए हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन लोगों को बस्ती बना के कॉलोनीज बना के दी है। अब सवाल ये उठता है माने साहब, गलती किसकी थी जो आपके साथ ये गलती तो हुआ? ब्रिटिशों की थी। इतिहासकारों की थी, राज्य भाई साहब, सरकारों की थी, सरकार की थी, किसकी गलती थी? इस अब देश समाधान क्या है? इस देश में जितने भी सवर्ण उच्च वर्णीय लोग हैं, हाँ, सत्ता संपत्ति को पकड़ के बैठे हुए हैं, हाँ, वो लोग इसके लिए जिम्मेदार है। तो कुछ भी कौन सी भी जात का हो, ये खाली मैं ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहा हूँ। जी। ब्राह्मण तो है ही, लेकिन क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है, ये सब भी लोग जिम्मेदार है इसके लिए। हमारे पास क्या है? ना घर है ना घाट है, क्या है हमारे पास? तो ब्राह्मण का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ऐसी परिस्थिति हम लोगों की है अभी। अच्छा माने साहब, ये बताइए समाधान क्या है? क्या समाधान है? सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को बहुत बहुत कुछ करना चाहिए। एक तो रिवोल्यूशनरी सेंसस करना चाहिए। रिवोल्यूशनरी सेंसस मैं बोल रहा हूँ, खाली सेंसस नहीं, रिवोल्यूशनरी सेंसस करना चाहिए। वो इनके साथ में घूमना चाहिए, कहाँ कहाँ रहते हैं ढूंढना चाहिए और सेंसस करना चाहिए। उसको मैं रिवोल्यूशनरी सेंसस बोलता हूँ, जैसा चाइना ने किया उस तरह से करना चाहिए। दूसरा, इनका प्लान बनाना चाहिए। इनका इंक्लूजन ट्राइब में होना है, क्योंकि ये दोनों भी ट्राइब है, नोमैडिक ट्राइब है और क्रिमिनल ट्राइब है। ट्राइब का ट्रांसलेशन कास्ट कैसा होता है? नहीं होता है ना, ट्राइब ही होता है। तो हमारा इंक्लूजन किस में होना है? ट्राइब में। टाइम हो- लेकिन हमारा इंक्लूजन कहाँ पे है? जिसके मन में आ गया उसमें इंक्लूजन कर दिया। कहीं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, कहीं पे विजेएनटी, कहीं ओबीसी, कोई हिसाब नहीं। क्यों? कि उसका जवाब मांगने वाला जवाब तो कोई नहीं था, क्वेश्चन पूछने वाला कोई नहीं था। अच्छा माने साहब, आपका जो समाज है, घुमंतु समाज है, इसको लेके कोई स्पेशल विशेष कोई आयोग बनाया, अरे सोचा गया आयोग तो कभी? बहुत बनाए, काका साहब कालेलकर के आयोग से लेकर इनके आयोग है और भी इदाते आयोग तक आयोग बने। ये आयोग का क्या फायदा? एक तो गवर्नमेंट ने मान लिया क्या ये एक आयोग, काका साहब कालेलकर बोलो, अपना आयोग खुद ही वापस ले लिया। अच्छा। हाँ, खुद ही प्राइम मिनिस्टर को जाकर नेहरू को पत्र दिया कि मेरा आयोग है, इसकी सिफारिश मत ले लो। क्यों? तो उसमें लिखा था 52% 52% ओबीसी है। और ये ब्राह्मणों को जिस समय पता चला तो काका साहब कालेलकर के ऊपर प्रेशर आ गया और उन्होंने अपना रिपोर्ट पीछे लिया। तब से लेकर दादा इदाते के रिपोर्ट तक एक भी रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं लिया है। तो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे साथ बैठे हैं लक्ष्मण जी माने, जो कि एक पूर्व विधायक हैं और अपने समाज के लिए अपने जवानी से, बचपन से लेकर अब तक संघर्ष कर रहे हैं। इनका समाज पहचान बना सके, अस्तित्व में आ सके और उस समाज का व्यक्तित्व का निर्माण हो सके और मुख्य धारा में आ सके। माने साहब, मैं सही शब्दों में कह रहा हूँ हाँ, ना? बराबर है, आप बराबर बोल रहे हैं। हमको मुख्य धारा में आना है। हाँ, मुख्य धारा हम में। या हम सभी लोग डॉक्टर बाबा साहब अनुयायी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी है। और अभी महाराष्ट्र के घुमंतु और ये जो लोग हैं, मेरे साथ में जितने लोग आए, 5 लाख लोगों को मैंने 2007 में बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। हम लोग उस नरक से निकलना चाहते हैं। हमको आदमी करके जीना है, इंसान करके जीना है, सबके साथ में रहना है। ना हमें कोई चोरी करते हैं, ना भीख मांगनी है। लेकिन क्या करें? अभी तो हमारा एजुकेशन का खत्म हो गया। हमारे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते थे वो स्कूल बंद होने लगे गवर्नमेंट के, तो हमारा एजुकेशन चला गया। एजुकेशन थोड़ा पाने के बाद में हमको गवर्नमेंट में सिपाही या प्यून या तुम्हारा ड्राइवर या कुछ ना कुछ तो मिलता था, वो भी खत्म हो गया। तो हमारा रिजर्वेशन गया, हमारा एजुकेशन गया। ये क्या कर रहा है मोदी? मोदी तो पपेट। और राष्ट्रपति क्या कर रही है? वो राष्ट्रपति ट्राइबल है, वुमन है, वो तो व्हाट, शी इज मैन ऑफ वुमेन ऑफ आरएसएस। क्या करती है वो? चुप बैठती है, वो हमारा प्रतिनिधित्व नहीं करती है। देखिए, आप बहुत गहरा या गहरा आरोप बात लगा कर रहा रहे हूँ, हैं। गहरी बात कर रहा हूँ। वो हमारा प्रतिनिधित्व नहीं करती है। मैं उसको ट्राइबल नहीं मानने को तैयार हूँ। अगर वो हम लोग क्रिमिनल ट्राइब के लोग हैं, नोमैडिक ट्राइब के लोग हैं और हमारे ऊपर क्रिमिनल एक्शन का स्टिग्मा लगा हुआ है, मालूम नहीं है उनको। और अगर मालूम नहीं होगा तो उसकी जिम्मेदारी उनकी है, मेरी नहीं। यदि आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये समस्या है और ये समस्या सिर्फ समस्या नहीं, ये पीड़ादायक समस्या है। 2023 में जिसे आप डिजिटल इंडिया समझ रहे हैं, डिजिटल इंडिया, टेक्नोलॉजी का युग है। आज हम न्याय की बात करते हैं, न्याय देने की बात करते हैं।
बराबरी की बात करते हैं, समरसता की बात करते हैं, तो आज ये घुमंतु समाज, जो लक्ष्मण जी माने जी को संघर्ष करने के लिए राजधानी दिल्ली आना पड़ा, और ये अब पीड़ा इनके शब्दों में आप अनुभूत कर सकते हैं। भाई इस देश में अन्याय को ही न्याय करने के लिए सिखाया है। अन्याय को अन्याय नहीं बोलते, अन्याय को न्याय बोलने के लिए सिखाया है। तो हमारा एफआईआर भी कोई नहीं लेता है, पुलिस हमको पीटती है। कहीं भी चोरी हुई तो हम लोगों को पकड़ के लेती थी पुलिस। अच्छा। हाँ, अभी मैं यहाँ बैठा हूँ और यहाँ तुम्हारा कैमरा चोरी हो गया और पुलिस को पता चला कि मैं यहाँ बैठा हूँ, तो आपको अरेस्ट नहीं होगी, मेरे को अरेस्ट होगी। ऐसे कैसे? यार इस जगह से पूरी जांच होती है, ये भैया, पूरी प्रक्रिया होती है, यार उसके यार बाद ही तो किसी को। वही प्रक्रिया हमारे लिए नहीं है। काहे की प्रक्रिया है? इज हैबिचुअल अफेंडर्स। 1952 में हमारा वो लेकिन इस सेटलमेंट का, देश का संविधान तो सभी को अधिकार देता है माने वो साहब। सभी को, जिसको अकल है उसको अब संविधान अधिकार देता है, जिसके पास अकल नहीं उसको खूब तुमने अकल संविधान दिया तो क्या फायदा है? और हमारे अभी देश का सुनो कानून तो इसलिए बनाया कि आपके अधिकारों की रक्षा हो अरे सके। अरे तो अरे ठहरो, दिल्ली में अगर अप्सराएं रहती है हम्म, और हम उधर रहते हैं तो वो अप्सरा से क्या फायदा है हमको? है क्या कुछ फायदा? नहीं ना, वो अप्सरा है, बहुत अच्छी है, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छी है ना? अब हमको क्या उससे मिला? हमको दो बातें मिल रही थी, एक एजुकेशन मिल रहा था, कम शायद मिल रहा था, और दूसरा हमको पॉलिटिकल राइट मिल रहा था, वोटिंग का राइट मिल रहा था। वो कॉन्स्टिट्यूशन